विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मार्च के महीने में एक ही हफ्ते में आती हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें। 23 मार्च का दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत से जुड़ा हुआ है और 27 मार्च का दिन होता है विश्व रंगमंच दिवस का दिन। आज के विविधा कार्यक्रम में इन दोनों महत्वपूर्ण दिनों को हम रेखांकित कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बातें करते हैं भगत सिंह की। 23 मार्च 1931 इतिहास की एक ऐसी तारीख जो स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण तारीख बन गई। ये शहादत का दिन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। ये वो नौजवान थे जो हमेशा भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। ये वो नौजवान थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की यात्रा को बल दिया था और इनकी शहादत ने स्वतंत्रता के लिए भारत की तड़प को और बढ़ा दिया था। आइए कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र करें जो भगत सिंह के जीवन पर आधारित हैं। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। 23 मार्च भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिस पर हम सब नमन करते हैं। ये दिन जुड़ा हुआ है सरदार भगत सिंह की शहादत से। सरदार भगत सिंह पर एक से बढ़कर एक फिल्में बनती रही हैं और अगर सिनेमा के इतिहास को खंगालें तो हम पाते हैं कि सन 1954 में शहीद आजम भगत सिंह नाम की एक फिल्म बनी थी जिसके निर्देशक थे जगदीश गौतम। इस फिल्म में जयराज, प्रेमदीप और स्मृति बिस्वास ने अभिनय किया था। आकाश के आंचल में सितारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। आकाश के आंचल में सितारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। धरती की हर एक गूंज से आकाश हिला दो। आकाश हिला दो। भारत की ये सोई हुई तकदीर जगा दो। तकदीर जगा दो। जिस खेत से दहका को न रोटी हो मयसर, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। तूफान का अंजाम किनारा ही रहेगा। तूफान का अंजाम किनारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। हमारा के आंचल में सितारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। इस देश में निकलेगी न साहिब की सवारी। साहिब की सवारी। इस देश में निकलेगी न साहिब की सवारी। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। धनवान के टुकड़ों को न तरसेंगे भिखारी। धनवान के टुकड़ों को न तरसेंगे भिखारी। साइमन से ये कह दो कि न टकराए वो हमसे। साइमन से ये कह दो कि न टकराए वो हमसे। तदबीर के हाथों में है तकदीर हमारी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
वीर के हाथों में है तकदीर हमारी, मजदूर के सीने में शरारा ही रहेगा, मजदूर के सीने में शरारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा, आकाश के आंचल में सितारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा। भगत सिंह पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में भगत सिंह पर फिल्म बनी जिसमें शम्मी कपूर ने भगत सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म में शम्मी कपूर के अलावा शकीला और प्रेमनाथ जैसे कलाकार थे और इसके निर्देशक थे के.एन. बंसल। इसके बाद सन 1965 में भगत सिंह पर वो फिल्म बनी जिसे हम सब आज याद करते हैं। मनोज कुमार ने इस फिल्म में सरदार भगत सिंह का किरदार निभाया था। सह कलाकार थे कामिनी कौशल, प्राण, प्रेम चोपड़ा और मदन पुरी वगैरह। इस फिल्म के निर्देशक थे एस. राम शर्मा और संगीत प्रेम धवन का था। सन 1965 में बनी फिल्म शहीद में गीत भी प्रेम धवन ने लिखे थे और इस फिल्म के संगीतकार भी प्रेम धवन थे।
इस फिल्म का एक गाना है तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां। इस गाने को लिखने से पहले प्रेम धवन खुद भगत सिंह की मां से जाकर मिले थे और फिर अपने आप ही जैसे उनके मन में ये पंक्तियां फूट पड़ी थीं। 1965 में आई मनोज कुमार के अभिनय वाली फिल्म शहीद भगत सिंह के किरदार पर बनी सबसे सटीक फिल्म मानी जाती है। कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। साल 2002 में एक के बाद एक 3 फिल्में आईं जो भगत सिंह के जीवन पर आधारित थीं। निर्देशक राजकुमार संतोषी ने अजय देवगन को लेकर बनाई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में संगीत था AR रहमान का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां।
हमसे छीन लेंगे ये जमीन ये आसमां, सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें, मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी साल निर्देशक गुड्डू धनोआ ने बॉबी देओल को लेकर बनाई 23 मार्च 1931। इस फिल्म में सनी देओल ने चंद्रशेखर आजाद का किरदार निभाया था और इस फिल्म के संगीतकार थे आनंद राज आनंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। 2002 में भगत सिंह के जीवन पर एक और फिल्म आई जिसका नाम था शहीद आजम। सोनू सूद ने इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार निभाया था। निर्देशक थे सुकुमार नायर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के जीवन और उनकी प्रासंगिकता से जुड़ी बातें थीं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म रंग दे बसंती में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन शहीदों की प्रासंगिकता, युवाओं के बीच उनसे जुड़ी जानकारियां और उनकी शहादत के महत्व को रेखांकित करती है। रंग दे बसंती। थोड़ी सी धोने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 मोहे तू रंग दे बसंती।
बसंती बस्ती रंग दे हस्ती रंग दे हंस हंस रंग दे नस नस रंग दे बचपन रंग दे चौबन रंग दे अब देर न कर सचमुच रंग दे रंगरेज मेरे सब कुछ रंग दे मोह मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले मोह मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती मोह 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 रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोह रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोह रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती रंग रंग दे रंग दे रंग दे बसंती बसंती मोह रंग दे बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती यार भगत सिंह के जीवन पर बनी फिल्मों का जिक्र तो हमने कर लिया और इस तरह से विविधा कार्यक्रम का ये हिस्सा भगत सिंह को समर्पित था। मार्च के महीने के इस हफ्ते में एक और महत्वपूर्ण तारीख आती है और वो है 27 मार्च, जो कि विश्व रंगमंच दिवस है। पूरी दुनिया में रंगमंच के महत्व को रेखांकित करने के लिए और रंगमंच के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। रंगमंच एक ऐसी कला है जिसमें न जाने कितनी कलाओं का समावेश है और युवाओं के लिए तो रंगमंच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये न केवल एक जीवन शैली बन जाता है बल्कि आपके लिए एक अनुशासन भी लेकर आता है। सन 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस का एक संदेश होता है जो प्रसारित किया जाता है। इस संदेश को विश्व रंगमंच दिवस के दिन आधिकारिक रूप से जारी किया जाता है और इसके लिए दुनिया से किसी एक थिएटर आर्टिस्ट का चुनाव किया जाता है। सन 1962 में फ्रांस के जीन काक्टे पहले इंटरनेशनल मैसेज देने वाले कलाकार बने। भारत के गिरीश कार्नाड को साल 2002 में ये उपलब्धि हासिल हुई थी और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी। रंगमंच बहुत सारी कलाओं का संगम है। थिएटर दरअसल जिंदगी की ट्रेनिंग तो है ही, साथ ही एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है तमाम दूसरी कलाओं की। इसमें वेशभूषा भी शामिल है, इसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है, लाइटिंग भी शामिल है, साउंड भी शामिल है और इस तरह से तमाम चीजें मिलकर एक नाटक खड़ा होता है और रंगमंच का कारवां आगे बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि पहला नाटक एथेंस में एक्रोपोलिस में थिएटर ऑफ डायनोसिस में आयोजित किया गया था। ये प्ले 5वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में खेला गया था। इसके बाद ग्रीस में नाटक बहुत तेजी से फैला था। भारत में भी रंगमंच का बहुत ही समृद्ध अतीत रहा है, गजब का इतिहास रहा है। भारत के अगर सबसे बड़े नाटककार की बात करें तो हम कालिदास को सबसे बड़ा नाटककार कह सकते हैं। उनके 3 बड़े नाटक हुए हैं। एक है मालविकाग्निमित्रम,
दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम और तीसरा विक्रमोवर्षियम। इसके अलावा मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, मौलियर का माइसर, धर्मवीर भारती का अंधा युग, विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल जैसे अनगिनत ऐसे नाटक हैं जो देश विदेश में बेहद लोकप्रिय हुए हैं। और भारत के कोने कोने में थिएटर ग्रुप्स मौजूद हैं जो नाटकों का मंचन करते हैं और नाटक खेलते हैं, और जाहिर है कि नाटकों को लेकर लोगों की ललक बहुत ज्यादा रहती है। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है और दुनिया भर की भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। आप जानते ही होंगे कि राजा दुष्यंत की ये कहानी है जो वन में परित्यक्त ऋषि पुत्री शकुंतला से प्रेम करने लगते हैं और दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं। इस बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके वियोग में उसने ऋषि का अपमान किया वही उसे भूल जाएगा। काफी क्षमा याचना के बाद आखिर दुर्वासा पिघलते हैं और ये कहते हैं कि राजा की अंगूठी देखते ही उन्हें सब याद आ जाएगा। दरअसल शकुंतला श्रृंगार रस से भरे सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक है। इसके अलावा विक्रमोवर्षियम रहस्यों से भरा नाटक है, पर आज हम विविधा में आपके लिए लेकर आए हैं विश्व रंगमंच दिवस पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति। पेश है डॉक्टर ओम नागपाल की विवेचनात्मक कृति सुकरात पर आधारित श्री सतीश मेहता का लिखा नाटक जिंदा रहेगा सुकरात। के बारे में ऐसी बात भी नहीं कहेंगे। अरे बस कहाँ थे अब तक? अब आ रहे हो नाटक खत्म होने के बाद। ये बताओ कैसा रहा आज का नाटक? अच्छा ही हुआ बस कि तुम आज का नाटक नहीं देख पाए। क्यों? कैसे बताऊं तुम्हें? लो प्लेटो भी आ गए हैं। हाँ। इन्हीं से पूछ लो। आओ प्लेटो, जरा तुम्हें आरिस्पस को आज के नाटक के बारे में अपनी राय बताओ। सुनो दोस्त, कोई रचनाकार चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि अपनी रचना का उपयोग किसी संभ्रांत मनीषी पर कीचड़ उछालने के लिए करता है तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि उसकी रचना कैसी बनेगी। ठीक कहते हो प्लेटो। गुरुजी हमेशा यही कहते रहे हैं कि किसी रचना का सौंदर्य उसके सृजनात्मक मूल्यों पर निर्भर करता है। दुख तो इसी बात का है कि सृजनात्मक मूल्यों की चिंता करने वाले को खुद विध्वंस का शिकार होना पड़ रहा है। क्या मतलब? मतलब यही है आरिस्पस कि एथेंस की इस विशाल नाट्यशाला में आज हमारे महान गुरु सुकरात महोदय को उपहास का पात्र बनाया गया है। सचमुच प्रतिष्ठा की वृद्धि दुश्मनों की संख्या भी बढ़ाती है। ओफो, कितना विकृत करके बताया उसने गुरुजी के रूप को। ऐसा गंदा जो कभी नहाता नहीं है और नंगे पांव घूमता रहता है। गुस्सा मत करो एंटिस्थेनिस। ऐसे लोग जो गुरुजी की विद्वता को नहीं समझ पाते, जिनमें इतनी योग्यता नहीं कि वे उनकी सादगी को समझ पाएं, फिर अपनी कुंठाओं को इसी प्रकार तो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की इतनी हिम्मत। इतना ही नहीं आरिस्पस, एरिस्टोफेविस ने गुरुजी को ऐसा चरित्र बना दिया है जो वायु को ही मूल वस्तु मानता है, जिसका दूसरा रूप बादल है। एंटिस्थेनिस, दरअसल बात यह है कि विवेकहीन लोगों को ज्ञान का प्रकाश वायु से अधिक कुछ नहीं लगता। उनकी बुद्धि को ईर्ष्या के बादलों ने ढक लिया है मेरे दोस्त। लेकिन तुम जैसे विचारशील सारे लोग तो नहीं हो सकते ना प्लेटो। मैं सोचता हूं हम सब मित्र मिलकर एरिस्टोफेविस के पास चलें और अपना विरोध प्रकट करें। पर कितना विचित्र है ये सब कि गुरुजी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। उधर तो देखो दोस्तों, एनिटस मिलेटस लाइकन कितने खुश नजर आ रहे हैं। क्यों भाई, मजा आया कि नहीं? कहाँ गया तुम्हारा वो गुरघंटन? उसको भी तो दिखा देते हैं नाटक। हाँ भाई दिखा दो उसे भी। खुद को टोकरी में झूलते देखेगा तो खुश हो जाएगा। वाह भाई एरिस्टोफेबिस, क्या बढ़िया नाटक रचा है। पर जरा उस गंदे को मेले के तालाब में और तैरते हुए दिखा देते तो कुछ और मजा आ जाता। अब आप लोग अपनी जबान पर लगाम देते हो या फिर? क्यों, क्या कर लोगे तुम लोग? हम वही करेंगे जो तुम जैसे नालायकों को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है।
अरे देखो, इसकी इतनी हिम्मत की हमें नालायक कहता है। जाओ जाओ, अपने उस नालायक गुरु के पास चले जाओ। हाँ, जिसने तुम जैसे उद्दंडों को तैयार किया है। इतने हिम्मत के गुरु जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है? हम तुम्हें अभी मजा चाहते हैं बदमाशों। नहीं है मेरे भाई, नहीं। क्या करता है? मेरी बात है अपने आप। सुनाओ, तुम भी सुनाओ अपनी बात। हमारे गुरु ने ये नहीं सिखाया हमें भाई। गुरु जी की याद दिलाकर तुमने मुझे रोक क्यों लिया प्लेटो? वरना आज मैं इनको छोड़ता नहीं। क्या समझते हैं लोग अपने आप को? हाँ, चलो छोड़ो, जाने दो। चलो इंटेस्टेंस, आओ चलो। ऐसे लोगों पर गुस्सा करके हम अपना खून बेकार को जलाएं? चलो चलते हैं, पर याद रखना तुम लोग, आगे से गुरु जी के खिलाफ कोई बात की तो देख लेना। चलो भी मित्र, चलो। एनीटस, लाइकन देख लिया? फिक्र न करो दोस्त, मैंने इस एथेंस शहर में नेतागिरी करते उम्र गुजारी है, देख लेंगे हम भी। अरे जब से सुकरात ने हमें चर्चाओं में हरा दिया है तो ये जाने अपने आप को क्या समझने लगे हैं? मेरा नाम भी एनीटस है दोस्त, ऐसा दांव खेलूंगा कि पानी नहीं मांग सकेगा वो। तो चलो मेरे घर चलकर बैठते हैं, वहीं कोई योजना बनाएंगे। हाँ चलो। ठीक है। हाँ चलो चलो चलो। सुनिए सुनिए सुनिए, एथेंस के नागरिकों सुनिए। एथेंस की जन अदालत की आवश्यक बैठक कल सूर्योदय के 2 घड़ी पश्चात होने जा रही है। इस जन अदालत में हमारे राजनेता एनीटस, कवि मिलिटस और वक्ता लाइकन द्वारा संयुक्त रूप से दार्शनिक सुकरात के खिलाफ दायर मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। जो इस कार्रवाई को देखना चाहते हैं वे ठीक समय पर खेल स्टेडियम में अपना स्थान ग्रहण कर लें। सुनिए सुनिए सुनिए। सुन लिया मैंने। पहले सत्र में सुकरात पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें तुम्हें कुछ तुक नजर आती है क्या? किस बेहुदे तरीके से ये लोग सुकरात को जलील करने पर तुले हुए हैं। कहते हैं सुकरात एथेंस के देवताओं पर आस्था नहीं रखता और हमारे युवकों को भ्रष्ट कर रहा है। ओरेस्टस, क्या सुकरात के बारे में ऐसी कल्पना भी की जा सकती है? और तो और वो तो ये भी कहते हैं कि सुकरात का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। गजब करते हैं लोग भी। ये सच है कि सुकरात लोकतंत्र की कमियों का विरोधी है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि वो लोकतंत्र विरोधी हो गया। हाँ, उधर देखो, मुख्य न्यायाधीश ने अपना आसन संभाल लिया है। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत रहें। अब जन अदालत का दूसरा सत्र आरंभ होता है। हम सब जान गए हैं कि वादीगण एनीटस, मिलिटस और लाइकन ने सुकरात महोदय पर क्या आरोप लगाए हैं। इसलिए सुकरात महोदय, अब आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी सफाई में बयान देकर इन आरोपों के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। माननीय न्यायाधीशों और एथेंस वासियों, आपने मेरे ऊपर दायर इस मुकदमे के पहले चरण में इन वादियों को सुना। 70 से भी अधिक की आयु पार कर लेने के बाद मुझे पहली बार अदालत में आना पड़ा है। जाहिर है कि मैं यहां की भाषा से अनजान हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग कृपया मेरी शैली के बजाय मेरे शब्दों की सत्यता पर ही गौर करें। सुकरात महोदय, आप अधिक भूमिका न बांधते हुए अपने ऊपर लगाए आरोपों पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। हाँ महोदय, मैं उन्हीं पर आ रहा हूं। मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं एक बुरा आदमी हूं, एक ऐसा विचित्र व्यक्ति जो धरती के नीचे और आकाश के ऊपर के रहस्यों को खोजता फिरता है। मैं युवकों को गलत बातें सिखाता हूं, अपने सिद्धांत दूसरों पर थोपता हूं। सभी जानते हैं कि ये वे ही आरोप हैं जो एरिस्टोफेबीस के नाटक में आप लोग देख चुके हैं। मिलिटस ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें मैं जानता तक नहीं, लोगों को ऊल जलूल बातें बतलाता रहता हूं।
परंतु एथेंस वासियों, हम सब जानते हैं कि संसार में ईर्ष्या या द्वेष कई व्यक्तियों की मौत का कारण बनते रहे हैं। शायद मेरी मौत भी इसी क्रम को आगे बढ़ाए, लेकिन जिस व्यक्ति में थोड़ा भी स्वाभिमान है उसे अपने मरने और जीने का गणित नहीं करना चाहिए। उसे तो केवल यही सोचना चाहिए कि वो जो कुछ कह रहा है वो उचित है अथवा अनुचित, क्योंकि मृत्यु से भयभीत हो जाना तो विद्वता पर पाखंड करने जैसा है। अरे वाह मेनालिस, सुकरात का जवाब नहीं है। जो कुछ वो कह रहा है वो आत्मविश्वास से भरपूर है। हाँ, उसके चेहरे पर सच्चाई की चमक है। सुनो आगे वो क्या। एथेंस वासियों, आप लोग कह सकते हैं कि सुकरात, तुम भविष्य में ऐसी बातें न करने का वचन दे दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो सुन लीजिए, मेरा उत्तर है कि ऐ महान भावों, जब तक मुझ में जीवन और शक्ति है मैं अपने दर्शन के अध्ययन और अध्यापन को बंद नहीं करूंगा। आप चाहे वृद्ध हो या युवा, मैं आप लोगों के बीच घूमते हुए यही निवेदन करता रहूंगा कि आप अपने प्रति और अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति का त्याग कर दें और अपनी आत्मा के उत्कर्ष की ओर ध्यान दें। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि धन से शील की उपलब्धि नहीं होती, बल्कि शील से धन और मनुष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आप अपने आरोपों का जवाब देने तक ही अपनी बातें सीमित रखें। महानुभाव, यदि मेरी इन्हीं बातों से मैं युवकों को बर्बाद करता हूं तो मान लीजिए कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप वही करें जो एनीटस ने कहा है। आप लोग मुझे मुक्त करें या ना करें, याद रखिए मैं अपना मार्ग कभी नहीं बदलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बार मृत्यु का वर्ण क्यों ना करना पड़े। एथेंस वासियों, मेरा विश्वास है कि देवताओं का अस्तित्व है, इसलिए मैं अपना न्याय आपके और भगवान के हाथों में छोड़ता हूं। आप लोग वही निर्णय करें जो आपके लिए और फिर मेरे लिए सर्वोत्तम हो। सुनिए सुनिए, शांत रहिए। सुकरात महोदय का बयान अब खत्म हो चुका है। मैं अपने साथी न्यायाधीशों का फैसला उनके मतदान के माध्यम से जानना चाहता हूं। उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरी टेबल पर रखी पेटी में अपना मत डालने का कष्ट करें। ओरिस्टस, एथेंस का यह नियम अच्छा है कि जन अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 500 होती है। कम से कम इनका बहुमत तो सही फैसला करेगा ना। बहुमत? तुम असलियत जानते होते तो ऐसी बात नहीं कहते मेनालिस। क्यों? इन न्यायाधीशों में से अधिकांश सुकरात से उलझ चुके हैं और उन्हें सुकरात की बौद्धिकता के आगे बुरी तरह मात खानी पड़ी है। लेकिन उससे क्या, अजी जनहित में फैसला करते वक्त ये व्यक्तिगत बातें क्यों आड़े आना चाहिए? यही तो दिक्कत है। सुकरात भी तो यही कहता है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत हित जब सामूहिक रूप धारण कर लेते हैं तो वे जनहितों पर कुठाराघात करने से नहीं चूकते। हाँ, ये बात तो ठीक ही कहते हो तुम। अपने जनप्रतिनिधियों को अक्सर हमने अपनी सुविधाएं बढ़ाने के विधेयक बनाते देखा है। पर ओरिस्टस, न्याय के क्षेत्र में तो ऐसी गड़बड़ किसी की भी जान ले सकती है। मेनालिस, न्याय का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र, सुकरात ठीक ही कहता है कि शील के बगैर तो कोई भी तंत्र ऐसी ही स्थिति में रहेगा। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज के मुकदमे का फैसला जन अदालत ने कर दिया है। सुकरात महोदय पर लगाए गए आरोपों के पक्ष में आए मतों की संख्या है 280। इन आरोपों के विपक्ष में जो मत डाले गए हैं वह हैं 220। इस तरह यह जन अदालत फैसला करती है कि सुकरात महोदय पर लगाए गए आरोप सही हैं। शांत रहिए। सुकरात महोदय, परंपरा के अनुसार आपको अवसर दिया जाता है कि अपने लिए दंड का प्रस्ताव खुद ही करें। मुझे बहुत खुशी है कि अदालत परंपरा का निर्वाह करने के लिए मुझसे ये पूछ रही है
कि मैं अपने लिए कौन सा दंड मांगूं। ओरेस्टस, देखो सुकरात के आसपास तो देखो, प्लेटो और दूसरे शिष्य आ गए हैं और वे लोग उससे कुछ कह रहे हैं। महोदय, मेरे शिष्य भी चाहते हैं कि मैं कुछ उदार बनकर दंड प्रस्तावित करूं। चलिए, इन लोगों की इच्छा है तो मैं अपने लिए 1 मुद्रा का दंड प्रस्तावित कर देता हूं। रुकिए सुकरात महोदय, आपने इस जन अदालत का अपमान किया है और अपने लिए प्राप्त सुविधा को मजाक में लिया है, इसलिए यह जन अदालत आप पर दंड घोषित करने की अधिकारी है। आपने जो संगीन अपराध किए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए आपकी सजा है मौत। सजाए मौत। और अदालत का फैसला यह है कि यह मौत आपको खुद जहर पीकर हासिल करना होगा। मृत्यु, विषपान द्वारा मृत्यु। एथेंस वासियों, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा रास्ता आसान कर दिया। अब हम लोग अपने अपने रास्ते पर जाने की तैयारी करें। मैं मृत्यु की ओर जाने की तैयारी और आप लोग जीवन की ओर जाने की। इन दोनों में से बेहतर मार्ग कौन सा है, इसे केवल ईश्वर ही जानता है। अच्छा, अलविदा। आइए क्रीटो महोदय, आज इतनी सुबह कैसे? आप तो जानते हैं कार्याध्यक्ष कि आपके कारागार में मेरा मित्र सुकरात भले ही चैन की नींद सोए, लेकिन उसकी चिंता में मुझे नींद कहाँ आती है। मैं भी आश्चर्यचकित हूं क्रीटो महोदय। सुकरात महोदय मौत के साये में भी बेफिक्री से अपना समय गुजारते हैं और अपने शिष्यों से पहले की तरह ही चर्चाएं करते रहते हैं। क्या मैं सुकरात से मिल सकता हूं? क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं श्रीमान? वैसे भी एथेंस के नियम के अनुसार सबको मिलने की छूट रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्रीटो, तुम इतनी सुबह? अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ। हाँ, पाँव फट रही है। सुनो मित्र, तुम्हें मैं एक ऐसा समाचार सुनाने आया हूं कि तुम... क्या बात है क्रीटो? क्या डेलोस से जलपोत लौट आया है और मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है? हाँ, सुनियाद से आने वाले कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वो वहां से रवाना हो गया है। चलो अच्छा है, वो घड़ी भी आखिर आ ही गई जिसके लिए लोग सारी जिंदगी प्रतीक्षा में रहते हैं। सुकरात मेरे दोस्त, हम सब चाहते हैं कि तुम यहां से भाग चलो। अरे ये क्या मजाक करने लगे? नहीं सुकरात, ये मजाक कतई नहीं है। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। भाग चलो सुकरात, भाग चलो, तुम्हें सबका सहयोग मिलेगा। तुम और भी कुछ कहोगे? देखो, यदि तुम यहां से भागकर थैसेली राज्य में जाते हो तो एथेंस के शासक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सुनो क्रीटो, मैं यदि यहां से भाग जाता हूं तो निश्चित ही बच जाऊंगा, लेकिन मेरे भागने के परिणाम कहीं ज्यादा गलत हो तो? रुको, मुझे कह लेने दो। कभी कभी विवेक की कुंजी का उपयोग बहुत जरूरी हो जाता है। सुकरात, तुम्हारे विवेक की कुंजी क्या तुम्हारे जीवन से भी ज्यादा कीमती है? हाँ क्रीटो, हाँ, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों में मेरी आस्था है। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत। ओह सुकरात, तुम समझते क्यों नहीं कि हम लोगों के लिए तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है? क्रीटो, मैं तुम्हारी भावना को अच्छी तरह जानता हूं भाई, लेकिन मुझे बताओ कि क्या मनुष्य के लिए केवल जीना ही काफी होता है? क्या हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीना नहीं चाहिए? मेरे दोस्त, तुम ही बताओ कि क्या यहां से भागकर मैं सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूंगा? लेकिन सुकरात, ये बताओ दोस्त कि कल को कोई मुझसे ये पूछेगा कि सुकरात, क्या तुम अपने कार्यों से राज्य और कानून को नहीं उलट रहे हो? तो बोलो, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? कौन से कानून सुकरात? वे कानून जो सच्चाई और विद्वत्ता को नकार दें और कुछ बुद्धिहीन लोगों के हाथ का खिलौना बन जाएं। कानून गलत हो सकते हैं,
लेकिन यदि राज्य ने उन्हें स्वीकारा है तो उन कानूनों का पालन किया ही जाना चाहिए। तो क्या राज्य को टिकाए रखना हमारी ही जिम्मेदारी है? क्रीटो, क्या हमें अपनी मातृभूमि अपने माँ बाप की तरह प्यारी नहीं होती? क्या मातृभूमि तुमसे कोई कुर्बानी मांगती है तो तुम नहीं दे सकते हो? मेरे दोस्त, मुकदमे में परंपरा के अनुसार मैं अपने लिए निर्वासित किए जाने का दंड मांगकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन मेरे भाई, मैं जिया हूं तो एथेंस में और मरूंगा भी तो यहीं, मेरी प्यारी जन्मभूमि एथेंस में। इसलिए क्रीटो, तुम इन बातों की जो न्याय, धर्म और शील की तुलना में बहुत छोटी हैं, चिंता छोड़ो। सुकरात, वाकई तुम महान हो। नहीं क्रीटो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर महसूस करता हूं कि कोई रहस्यवादी वंशी मेरे कानों में हमेशा बजती रहती है और उसी वंशी के स्वरों को सुनकर मैं बोलता रहता हूं। अब मुझे कुछ नहीं कहना सुकरात। ठीक है क्रीटो, तो करने दो मुझे ईश्वर इच्छा की पूर्ति। अब मैं उसी के हाथों में हूं, वो जहां चाहे ले जाए मुझे। मैं क्यों करूं अब अपनी चिंता? उसी को करने दो मेरी सारी चिंताएं। रुकिए आप लोग, आप सब लोग थोड़ा रुकिए। इस वक्त राज्य का एकादश मंडल सुकरात महोदय के पास है। उनकी जंजीरें खोली जा रही हैं। आप लोग प्रतीक्षा करें। चलिए ठीक है कार्याध्यक्ष, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। तब तक मैं आपका परिचय सुकरात के बाहर के आए मित्रों से करा देता हूं। हाँ, इनमें से कुछ एक को तो मैं अच्छी तरह जानने लगा हूं। वैसे सुकरात की पत्नी जैमथीप भीतर ही हैं। लीजिए, एकादश मंडल का काम खत्म हो गया। अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। चलिए, मेरे पीछे चले आइए। आओ आओ। अरे तुम सब लोग एक साथ ही आए हो, चले आओ इधर, यहां बैठो। हाँ, सब लोग कहीं ना कहीं जगह बना लो। ये क्या है सुकरात, तुम्हारे जीवन के अंतिम दिन भी इन लोगों के साथ तुम दर्शन में डूब जाओगे? मुझे बात करने का मौका नहीं मिल पाएगा? सुनो, जेनेथिप बहुत दुख में है। किसी से कहो इन्हें घर छोड़ाए, यहां रहेंगी तो ज्यादा परेशान होगी। ठीक है, जाओ अपोलोडोरस, तुम जेनेथिप को घर छोड़ाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं घर चली जाती, लेकिन तुम मुझे फिर नहीं मिलोगे। जाओ जेनेथिप, आत्मा कभी नहीं मरती। तुम कहीं भी रहो, विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं जाती हूँ। अलविदा सुकरात, अलविदा। सुख भी कैसी अद्भुत वस्तु है दोस्तों। अब देखो ना, जंजीर के कारण मेरे पैर में जिस दुख ने घर कर लिया था, जंजीरों के खुल जाने से वही अति सुख का आभास दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे गुथे हुए हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। एक आता है तो दूसरे को जाना ही पड़ता है। सुकरात, क्या ये बात जीवन और मृत्यु पर भी लागू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो ना, जीवन और मृत्यु एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं, फिर भी वे एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं। ये कैसे होता है? अच्छा तुम ही बताओ केविस, सजीव से क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु। और मृत वस्तु से सजीव बनता है केविस। यदि ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे सारी पृथ्वी पर प्राणी और पदार्थ की मृत अवस्था ही बची रहती। हाँ। ये संसार जीवन विहीन हो जाता। इसका मतलब यही हुआ ना कि मृत्यु की कोख से ही जीवन पैदा होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? आओ भाई आओ, ये कारागार तो आपका ही है,
आपको अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं आपको यही कहने आया था महोदय कि अब आप अधिक ना बोलें तो अच्छा होगा, क्योंकि बोलने से शरीर की गर्मी बढ़ती है और विष को अपना काम करने में ज्यादा समय लगता है। ये तो अच्छा ही है, इससे आप लोगों के साथ कुछ और समय गुजर सकेगा, कुछ और बातें कर लूंगा। क्या तुम लोग राजहंस के बारे में नहीं जानते? राजहंस भविष्य वक्ता होता है और जब उसे मालूम पड़ जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो इतना कलरव करने लगता है जितना उसने जीवन भर नहीं किया होता। क्या तुम्हें मैं राजहंस की तरह नहीं लगता? हाँ सुकरात, तुम राजहंस ही तो हो, और वो भी ऐसा राजहंस जो कुछ देर बाद उड़कर हमसे इतनी दूर चला जाएगा कि हम फिर उसे कभी नहीं पा सकेंगे। इसीलिए तो दोस्तों, मैं तुम लोगों के साथ आज शाम खूब सारी बातें कर लेना चाहता हूं। हाँ सिमास, तुम कुछ पूछना चाहते थे? सौरमंडल में जो देखो ना, सौर मंडल पर चर्चा करते हुए ही शाम हो गई और पता भी नहीं चला। प्लेटो जी, देखो तो जरा सूरज ढलने में कितनी देर है? गुरुजी, अब तो सूर्यास्त का समय करीब आ गया है। तो फिर मैं स्नान कर लेता हूं, वरना बाद में इस कार्य को करने में महिलाओं को कष्ट उठाना पड़ता है। सुकरात, क्या तुम हमें कोई आदेश दोगे? हाँ, बस यही कहना चाहूंगा कि तुम लोग व्यर्थ की भावुकता में बहकर अपने कर्मों को मत भूल जाना। लो भाई, नहाने से और तरोताजा हो गया हूं। लो, विषपान कर्मचारी भी आ गए। आइए मित्र, आइए। मुझे यकीन है कि आपके हाथ में जो प्याला है उसमें मुझे पिलाए जाने वाला विष ही है। जी हाँ महोदय, ये कितनी विचित्र बात है कि मेरी कर्तव्य परायणता आप जैसे महान व्यक्ति को विष पिलाकर सिद्ध होगी। ये तो एकदम मेरे काम की तरह है मित्र। मैं भी तो लोगों को सच्चाई के कड़वे घूंट पिलाता रहता था। गजब है श्रीमान, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी मजाक कर पा रहे हैं। ये प्याला मुझे दे दीजिए। लीजिए लीजिए श्रीमान। क्या विदा की बेला सचमुच आ गई है प्लेटो। हाँ और स्टेपस, उधर देखो, गुरु जी की प्रार्थना खत्म हो गई है। और ये क्या, उन्होंने तो विष का प्याला अपने होठों से लगा लिया है। हाँ, वो उसे मुस्कुराते हुए पी रहे हैं। लो, विष को खत्म करके उन्होंने प्याला जमीन पर रख दिया है। क्रीटो, करीब आओ। बोलो। मुझे मेरे छोटे बेटे के लिए लकड़ी का एक घोड़ा देना था। क्या तुम उसे दिलवा दोगे? हाँ दोस्त, तुम फिक्र न करो। तुम्हें और क्या कहना है? बोलो ना, बोलो। क्या तुम जवाब क्यों नहीं देते? बोलो ना सुकरात, तुम बोलते क्यों नहीं हो? सुकरात। अब ये कुछ नहीं बोल सकेंगे। विष ने अपना काम पूरा कर दिया है। ये क्या हो गया? सूरज डूब गया। अब क्या होगा? नहीं, अंधकार कतई नहीं। मनीषी विद्वान की मृत्यु अंधकार कतई नहीं हो सकती, क्योंकि उसके चिंतन का प्रकाश ही तो संसार को रास्ता दिखाता है।
संसार की कोई सत्ता, कोई राज्य उसे मार नहीं सकता। किसी विष से, किसी हथियार से, किसी षड्यंत्र से तुम उसके चिंतन को मार नहीं सकते। युगों युगों तक वही जिंदा रहता है, उसे मारने वाले नहीं। इसलिए दोस्तों, सुकरात मारा नहीं जा सकता। सुकरात आज भी जिंदा है। सुकरात जिंदा है। सुकरात जिंदा रहेगा। अभी आपने डॉक्टर ओम नागपाल की विवेचनात्मक कृति सुकरात पर आधारित श्री सतीश मेहता का लिखा नाटक सुना, जिंदा रहेगा सुकरात। निदेशक एवं प्रस्तुतकर्ता थे शाकिर अली। भाग ले रहे थे सर्वश्री राजीव वर्मा, राकेश जैमिनी, भूपेंद्र संधू, संजय मेहता, रामरतन सेन, अब्दुल रजाक सिद्दीकी, श्याम मुंशी, दिनेश राय, अतुल पटेल, अख्तर वारसी, स्मित मेहता, इरफान सौरभ, शाकिर अली, मॉरिस लाजरस और पुष्पा तिवारी। ये नाटक आकाशवाणी भोपाल पर तैयार किया गया। आज के विविधा कार्यक्रम में हमने न केवल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद किया, इसके अलावा हमने विश्व रंगमंच दिवस पर विशेष सामग्री भी आपको सुनवाई। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। विविधा कार्यक्रम के जरिए हम विविध भारती के संग्रहालय से कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि हम उस सुनहरे दौर को सलाम कर सकें और ये बता सकें कि हमारे संग्रहालय की सामग्री कितनी प्रासंगिक है और इसे दोबारा सुनना न केवल एक नॉस्टैल्जिया है बल्कि एक अजीब सा आनंद भी देता है। तो अब मिलेंगे अगले हफ्ते विविधा में। इस कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामली। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारत।